हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 25 जून 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है कि परिसीमन होते ही होंगे जम्मू कश्मीर के चुनाव। परिसीमन आप लगातार ये न्यूज़ में टॉपिक बना हुआ है और आपको पता भी चल गया होगा कि परिसीमन क्या होता है। तो परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया। परिसीमन का नाम एक उच्च अधिकार नियामक को सौंपा जाता है, निकाय को सौंपा जाता है। ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है। इसका गठन 1951 में किया गया था। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत गुपकार गठबंधन के दलों ने अनुच्छेद 370 की वापसी की बात उठाई थी, लेकिन सच्चाई यह है कि अब वे भी मान चुके हैं कि इसकी वापसी नहीं हो सकती। लगभग 3.5 घंटे तक चली इस बैठक में विधानसभा चुनाव और पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई गई और केंद्रित रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से फिर से भरोसा दिलाया गया कि परिसीमन होते ही चुनाव कराए जाएंगे। अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने से रुका हुआ संवाद गुरुवार को फिर से शुरू हुआ और इस बार जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक इसमें आयोजित की गई है, अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि संभवतः यहां पर परिसीमन लागू होते ही चुनाव जल्दी कराए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है कि 30 करोड़ होंगे 2G से मुक्त 5G सेवा युक्त, यानी कि जो रिलायंस है वो 10 सितंबर से 5G सेवा शुरू करने जा रही है और 5G स्मार्टफोन भी लॉन्च करेगा 10 सितंबर को। और इसमें 2G से लोगों को मुक्ति मिलेगी क्योंकि रेट काफ़ी कम रखे जाएंगे, यानी कि 5G लॉन्च करने वाला पहला टेलीकॉम होगा रिलायंस जियो। रिलायंस जियो 10 सितंबर को गणेश चतुर्दशी के मौके पर दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। गूगल की सहभागिता से जियो फोन नेक्स्ट के नाम से इसे बनाया गया है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गुरुवार को कंपनी की 44वीं वार्षिक आम सभा में इस लॉन्च की घोषणा की है। फोन की कीमत नहीं बताई गई है। अंबानी ने भारत में सबसे पहले रिलायंस की 5G सेवा लॉन्च करने की घोषणा की थी। अंबानी ने कहा कि इस स्मार्टफोन के लॉन्च से देश में अभी 2G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे 30 करोड़ उपभोक्ताओं को 4G और 5G पर शिफ्ट होने का मौका मिलेगा। स्मार्टफोन महंगा होने के कारण भी ये उपभोक्ता अब तक 2G पर हैं। देश को 5G युक्त करना भी कंपनी का उद्देश्य है। नेक्स्ट न्यूज है कोरोना के जेनेटिक सीक्वेंस के अहम आंकड़े मिले हैं। केवल एक साल पहले ही चीन के वुहान शहर से कोविड-19 महामारी की शुरुआती मामलों के ऑनलाइन वैज्ञानिक डाटाबेस गायब हो गए थे। उनमें से वायरस के 200 से ज़्यादा नमूनों के जेनेटिक सीक्वेंसिंग के आंकड़े मिल गए हैं। डिलीट किए जा चुके इन अहम तथ्यों को एक वैज्ञानिक ने गूगल क्लाउड से बहाल कर लिया है। सिएटल के शोधकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कोरोना वायरस की वास्तविक जेनेटिक सीक्वेंसिंग की 13 फाइलें गूगल क्लाउड से खोज निकाली गई हैं, जिनके जरिए यह नई जानकारी मिलेगी कि कब और कैसे वायरस चमगादड़ या किसी अन्य जानवर से बाहर निकलकर इंसानों को संक्रमित करने लगा। एरिजोना यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञानी माइकल बोरोवे ने बताया है कि ये इस शोध में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन वायरस विशेषज्ञ जैसे ब्लूम ने कहा कि नई रिपोर्ट में कई संदिग्ध सीक्वेंस को डिलीट कर दिया गया है। सीक्वेंस के अस्तित्व को ही छिपाने के लिए तथ्यों को दबाया गया। कोविड-19 वायरस नमूनों के जेनेटिक सीक्वेंस का पता चलता है। मई में प्रकाशित शोध पत्र में कहा गया है कि इससे पता चलता है कि इंसानों में बीमारी किसी चमगादड़ से या किसी अन्य जानवर से ही आई है। नेक्स्ट है कि केंद्र व राज्यों के पहले आप में पिस रहे हैं उपभोक्ता। गुरुवार को पेट्रोल 26 पैसे और डीजल 27 पैसे प्रति लीटर फिर महंगा हो गया। जून में 24 दिनों में पेट्रोल से 3.47 रुपये और डीजल 2.92 रुपये
प्रति लीटर महंगा हो चुका है। 4 मई से अब तक 29 बार पेट्रोल का दाम 7.36 रुपये और डीजल का 7.77 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड की कीमतों में वृद्धि होने का सिलसिला देखते हुए आगे भी आम जनता को इन दोनों उत्पादों की महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय का आकलन है कि निकट भविष्य में क्रूड की कीमतों में कमी आने वाली नहीं है। भारत सरकार तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक के साथ लगातार संपर्क में है, लेकिन बात नहीं बनी है। ओपेक के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओपेक जिसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। फिर से सुन लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसकी स्थापना 1960 में एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन के तौर पर इराक में आयोजित बगदाद सम्मेलन में 10 से 14 सितंबर 1960 के दौरान की गई थी। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला इस संगठन के 5 संस्थापक सदस्य हैं। वर्तमान में इसमें 13 सदस्य देश हैं। इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है और इसके अध्यक्ष हैं सकीब खलील। नेक्स्ट है, ग्रीन एनर्जी पर 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी RIL। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी क्या है। ग्रीन एनर्जी ऐसा स्थायी स्रोत है जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है, या फिर कह सकते हैं कि हानिकारक नहीं होता है। वास्तव में हरित ऊर्जा प्राकृतिक अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे सूर्य, पवन, जल, भूगर्भ और पादपों से उत्पन्न की जाती है। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने अब ग्रीन एनर्जी की डगर पकड़ने का फैसला किया है। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने सालाना आम सभा में गुरुवार को अपने एनर्जी कारोबार की पूरी सूरत ही बदलने का ऐलान किया है। इसके तहत कंपनी अगले 3 वर्षों में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अगले कुछ वर्षों में देश में 1 लाख मेगावाट सोलर एनर्जी की क्षमता स्थापित करेगी। ग्रीन एनर्जी स्रोतों से जुड़े 4 विशालकाय प्लांट लगाए जाएंगे। भारत में एनर्जी स्टोरेज व हाइड्रोजन सेल जैसी अत्याधुनिक तकनीक को आम जनता के इस्तेमाल लायक बनाने के लिए कदम उठाएगी। मुकेश अंबानी ने एनर्जी के क्षेत्र में हो रहे बदलावों को देखते हुए अपनी कंपनी की पूरी सोच बदलने की रणनीति पेश की है। उन्होंने कहा कि जामनगर में 5,000 एकड़ में धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा। कंपनी सोलर एनर्जी, सोलर बैटरी निर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट और हाइड्रोजन को फ्यूल में बदले जाने वाले सेल फैक्ट्री के निर्माण के लिए 4 अलग अलग फैक्ट्रियां बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, खिलौना कारोबार का मौजूदा गणित बदलने की जरूरत। ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री ने। खिलौना और गेमिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इसका अर्थ साफ समझाया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में खेल और खिलौने का करीब 100 अरब डॉलर यानी 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बाजार है। इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1.5 अरब डॉलर यानी 11,000 करोड़ रुपए के आसपास ही है। हम अपनी जरूरत के मुताबिक 80% खिलौनों का आयात करते हैं। इस स्थिति को बदलने की जरूरत है। मोदी गुरुवार को पहले टाइकॉथन 2021 के ग्रैंड फिनाले में चयनित युवा इनोवेटर और स्टार्टअप्स के साथ चर्चा कर रहे थे। पीएम ने इस दौरान डिजिटल गेम्स के क्षेत्र में काम करने पर भी जोर दिया तथा कहा कि देश में सस्ते डाटा और इंटरनेट की पहुंच बढ़ी है, लेकिन अधिकतर डिजिटल और ऑनलाइन गेम्स भारतीय सोच पर आधारित नहीं है। इनमें से बहुत गेम्स मानसिक तनाव बढ़ाते हैं। हमें ऐसे सोच को बढ़ावा देने की जरूरत है जिससे भारत के मूल चिंतन और मानव कल्याण का समावेश हो। पीएम ने इस दौरान स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स से कहा है कि वे गेम्स के माध्यम से दुनिया भर के सामने भारत के विचार और सामर्थ्य की सही तस्वीर रखने की जिम्मेदारी निभाएं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हमारा पहला आर्टिकल है आपातकाल का कलंकित अध्याय, और ये आर्टिकल लिखा गया है लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार ए सूर्य
प्रकाश द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि जब से उन्होंने सत्ता संभाली है तब से देश में एक तरह का अघोषित आपातकाल लागू है। जो लोग इंदिरा गांधी का 25 जून 1975 से देश पर थोपे गए 21 महीनों के आपातकाल की मौजूदा दौर से तुलना कर रहे हैं, वे असल में उस आपातकाल के शिकार हुए लोगों का अपमान करते हैं। यह उन तमाम लोगों के बलिदान का भी अनादर है जिन्होंने संवैधानिक मूल्यों एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना के लिए उसका कड़ा विरोध किया था। कई लोगों ने तो उसे स्वतंत्रता के दूसरे संग्राम की संज्ञा तक दी थी, क्योंकि अगर इंदिरा गांधी की मनमर्जी चलती तो भारत में लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाता। वैसे तो उस समय इंदिरा गांधी की तानाशाही से जुड़ी तमाम मिसालें हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक वाकया यह बताने के लिए पर्याप्त है कि उस दौर में भारत ने न केवल अत्याधुनिक अधिन्यायवादी सरकार बल्कि एक फांसीवादी शासन के साए में था। यह वाकया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 1976 में तब आया जब आपातकाल अपने पूरे चरम पर था। आपातकाल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति ने 27 जून को कुछ मौलिक अधिकारों को भी निलंबित करने का निर्देश जारी किया था। अब मौलिक अधिकार आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता। यानी कि केंद्र सरकार, भारत का संविधान भारतीय लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। वो मौलिक अधिकार उन्हें स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देती हैं। 6 मौलिक अधिकार होते हैं। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 14 से 18 में बताया गया है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक में बताया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से अनुच्छेद 24 तक बताया गया है। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक बताया गया है। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक बताया गया है। और उसके बाद है संवैधानिक दायित्वों का अधिकार, यानी कि संवैधानिक जो आपको अधिकार दिए जाते हैं वो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। आपातकालीन की मंजूरी के बाद इसमें अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्राप्त विधि के समक्ष समता और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जैसे अधिकार शामिल थे। यानी कि जो अधिकार मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे उसमें अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 भी शामिल थे। अब अनुच्छेद 14 क्या है? भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता से या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के हिसाब से इसका मतलब यह है कि सरकार भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। अब अनुच्छेद 21 क्या है? अनुच्छेद 21 संविधान में जीवन के अधिकारों को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। 27 जून के उक्त आदेश को संविधान पर प्रहार बताते हुए कहा गया था कि उसे वापस लिया जाए और अदालत को बंदी प्रतिरक्षण से जुड़ी उनकी रिट याचिका सुनवाई करनी चाहिए। सुनवाई के दौरान तत्कालीन अटॉर्नी जनरल नीरेन डे दलील दी थी कि जब तक आपातकाल लागू है तब तक कोई भी नागरिक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर अदालती दरवाजा नहीं खटखटा सकता। तो कुछ इस तरह होता है असल आपातकाल। नागरिकों के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अपना मौलिक अधिकार गंवा दिया और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से शीर्ष अदालत ने उस फैसले पर अपनी मुहर लगाई, जिससे स्पष्ट है कि आपातकाल में एक फांसीवादी शासन के सभी दुर्गुण मौजूद थे। ऐसे में इन दिनों जो लोग प्रधानमंत्री से लेकर उनके कैबिनेट सहयोगियों, वरिष्ठ नेताओं और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ अनर्गल
प्रलाप करते रहते हैं यानी बातें बोलते रहते हैं, उनका मौजूदा दौर को अघोषित आपातकाल कहना हास्यास्पद ही प्रतीत होता है। जस्टिस खन्ना के अनुसार अपने साहसिक फैसले के लिए उन्हें ढेर सारे बधाई संदेश मिले हैं। विडंबना यही थी कि उनमें से एक बधाई स्वयं नीरेन डे की ओर से भी मिली थी। भारतीय संविधान के विद्वान और देश के संवैधानिक इतिहास पर प्रख्यात पुस्तक लिखने वाले ग्रैनविल ऑस्टिन ने नीरेन डे की बेईमानी को समझाया। उन्होंने बताया कि अटॉर्नी जनरल को डर सता रहा था कि अगर आपातकाल और संवैधानिक संशोधन को लेकर उनके मन में संदेह की भनक इंदिरा गांधी या उनके दरबारियों को लग जाती है तो उनके विरुद्ध विदेशी मूल की पत्नी को प्रताड़ित किया जाएगा। डे के मित्रों के अनुसार उस दौरान वह बहुत तनाव में रहते थे और खूब धूम्रपान किया करते थे। इस लंबी कहानी का यही असल आपातकाल था जिसे देश के लोगों ने झेला, उसके खिलाफ संघर्ष किया। अब यहाँ पर एक पुस्तक का नाम दिया गया है, जस्टिस खन्ना ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, नाइदर रोजेस नॉर थॉर्न्स। देखिए ये है पुस्तक, ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जिस तरीके से टॉपिक चल रहे हैं इस समय वो हाईलाइट है, उसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट हो गई है। नेक्स्ट आर्टिकल है लाइलाज मर्ज बनती साइबर ठगी, और यह आर्टिकल लिखा है आईएस ग्लोबल से संबद्ध लेखक तकनीकी मामलों के जानकार अभिषेक कुमार सिंह द्वारा। यदि हमारे देश में कोई साइबर फर्जीवाड़े के फंदे में नहीं फंसा है तो ऐसे दो ही वजहों से हो सकता है तो कि वो खुद खुशकिस्मत हैं। पहला, एक कि लॉटरी जीतने का ईमेल नहीं भेजा गया, या फिर उनके बैंक खाते, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग आदि इंटरनेट से जुड़ी सेवाओं में कोई धांधली नहीं हुई है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि ऐसे लोग जागरूक होने के साथ साथ अत्यधिक सतर्क हों। अन्यथा देश में साइबर धोखाधड़ी से बचने के तमाम सरकारी प्रबंध साइबर सेंधमारों के सामने पानी भरते नजर आते हैं। हालात यह है कि सूचना तकनीक के मामूली जानकार ये अपराधी साइबर थानों से लेकर डिजिटल विशेषज्ञों तक को हर मामले में छका रहे हैं। इसका प्रमाण हाल ही में वह घटना है जिसमें एक देशव्यापी अभियान के तहत 18 राज्यों में सक्रिय साइबर ठगी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। ऐसे गिरोह की कारगुजारियों पर गौर करेंगे तो ये हम पाएंगे कि ओटीपी फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, ई कॉमर्स फ्रॉड, फर्जी पहचान पत्र बनाने, फर्जी मोबाइल नंबर हासिल करने, फर्जी पता तैयार करने, मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी के सामान की इंटरनेट के जरिए खरीद बिक्री आदि से लेकर कोई ऐसा साइबर फर्जीवाड़ा नहीं है जिस पर इन गिरोहों ने हाथ साफ ना किया हो या ना आजमाया हो। जुलाई 15 में शुरू हुए डिजिटल इंडिया का मकसद देश के गांव-गांव में ब्रॉडबैंड पहुंचाना और हर नागरिक को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है। बीते 6 वर्षों में इंटरनेट आधारित कामकाज की यह व्यवस्था हमारे जीवन में काफ़ी गहरी पैठ बना चुकी है। पिछले 1.5 साल में आम और खास लोगों के बैंक खाते, निजता यानी पहचान से जुड़े डाटा पर हाथ साफ करने के मामले में करीब 650% का इजाफा हुआ है। सिक्योरिटी फर्म बाराकुडा नेटवर्क के मुताबिक भारत में ऐसी घटनाओं की सालाना संख्या 6-7 लाख तक हो गई है। आधुनिक बैंकिंग के तहत खाता खोलने से लेकर बैंकिंग का सारा कामकाज घर बैठे कराने के लिए बैंकों ने अपने सर्वरों से उपभोक्ताओं को इंटरनेट के जरिए जोड़ने का जो प्रयास किया उससे सुविधा के साथ साथ कई मुसीबतें भी पैदा कर दी गई हैं। यह व्यवस्था कई समस्याओं का सबब बन गई है। कभी नेट बैंकिंग के पासवर्ड, कभी एटीएम का पिन चुराकर धोखाधड़ी की जाती है। ऐसे लोगों ने मोबाइल पर चंद मिनटों में लोन देने के नाम पर किस तरह सैकड़ों हजारों लोगों को चूना लगाया है, ये खबरें अब आम हो चुकी हैं। नेक्स्ट है उम्मीद जगाने वाली बैठक। प्रधानमंत्री के आवास पर आयोजित जम्मू कश्मीर के नेताओं की सर्वदलीय बैठक जिस तरह लंबी खिंची उससे यह स्पष्ट है कि सभी मसलों पर व्यापक बातचीत हुई और अच्छे माहौल में हुई है। यह माहौल कायम रहना चाहिए क्योंकि इससे उम्मीदों को बल मिलता है। सर्वदलीय बैठक में हुई बातचीत से यह भी संकेत मिला है कि उसमें अनुच्छेद 370 और ऐसे ही मसले उठे अवश्य, लेकिन उन पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। इसका कारण
भी स्पष्ट है। अनुच्छेद 370 का मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और इस फैसले उसका फैसला आने से पहले उस पर चर्चा का कोई लाभ नहीं है। इस पर चर्चा का लाभ इसलिए भी नहीं है क्योंकि किसी को इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि इस अनुच्छेद की वापसी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक अस्थायी अनुच्छेद या था और पिछले कई दशकों में उसके कई प्रावधान खत्म या निष्प्रभावी हो गए हैं। इस अनुच्छेद के अस्थायी स्वरूप को देखकर ही यह कहा जा सकता है कि वह घिसते घिसते घिस जाएगा। यह ठीक है कि उसे एक झटके में समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई उसकी वापसी की उम्मीद करे। यह अब एक बीती बात हो गई है और उसे विसार देना ही उचित है। तो ये आज का 25 जून 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।